हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूपी कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने ग्राम सचिव का 9 जनवरी को जो पेपर हुआ है 2021 में सामान्य हिंदी के प्रश्न में यहाँ पर लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए कि सामान्य हिंदी भी कितना कठिन पूछा गया है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि ग्राम सचिव के पेपर आज भी हो रहे हैं और आगे यूपी में भी होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन जो है कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं या इनसे संबंधित आसपास के कोई फैक्ट आपसे तथ्य पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए पेपर को देख लेते हैं किस लेवल का पेपर आया था। ये मैंने केवल आज हिंदी भाग आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा रही हूँ। तो चलिए हिंदी भाग को देख लेते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया काव्य है। महाकाव्य इसको हम बेसिकली बोलेंगे। और ये 1574 ईस्वी में लिखा गया था। ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ये सभी को ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। रामचरितमानस के में आप लोगों से जो है टोटल कांड पूछे जा सकते हैं। इसमें टोटल कितने कांड लिखे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पथ गति पेघल मोरादा तखनुक भाव परान भय पीड़ित साल कुमुद निधि सादा। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आपको भाषाई यदि ज्ञान हो, ये जो पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं ये थोड़ी सी मैथिल भाषा में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपभ्रंश भाषा का यहाँ पर मिक्सचर किया गया है। तो प्रेमचंद चूंकि खड़ी बोली में लिखते थे, कबीरदास जी मिश्रित भाषा में लिखते थे, विद्यापति और मधुकर जो है आधुनिक कवि माने जाते हैं, लेकिन विद्यापति ही एक ऐसे यहाँ पर कवि बचे हैं जिन्होंने यहाँ पर मैथिली भाषा का प्रयोग किया है और अपभ्रंश मिश्रित भाषा का भी प्रयोग किया है। मैथिली विद्यापति की 3 फेमस प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें पदावली इनकी बहुत ज़्यादा ही फेमस रही है। पदावली इनकी जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध रही है। बाकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 रचनाएं और याद रख कर लीजिए इनकी। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है, उसको भी याद कर लीजिए। चलिए ये अगला व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। मूर्धन्य व्यंजन है तो ये श है, प है, यह है या ट है? देखिए इनके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक से याद करना पड़ेगा, जैसे क्वर्ग च्वर्ग ट्वर्ग। तो मूर्धन्य जो होता है वो ट्वर्ग वर्ग में आता है। ट ठ ड ड य, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिवाद किसकी कृति है? ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली हिंदी साहित्य वालों से भी पूछा जाता है ये प्रश्न, और ये सामान्य हिंदी में पूछा गया, तो आप लेवल समझ सकते हैं हिंदी का कितना कठिन लेवल पूछा था। प्रगतिवाद बेसिकली शिवदान सिंह चौहान की कृति है। इन्होंने इसको जो है ये बेसिकली इनकी एक आलोचना ग्रंथ है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं शिवदान सिंह चौहान। तो प्रगतिवाद, डियर स्टूडेंट, आप लोगों को प्रगतिवाद से संबंधित कुछ तथ्य और याद रखने चाहिए। ये तो एक कृति हो गई, लेकिन प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में पूरा एक दौर चला है जो 1936 से प्रारंभ होता है, लगभग 1942 तक ये दौर चलता है। ठीक है, तो 1936 से प्रारंभ माना जाता है। प्रगतिवाद उसको हम बोलते हैं। पूरा ही एक छायावाद के बाद पूरा एक आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। तो पूरी धारा चलती है ये 36 से लगभग 42 तक की, और कुछ विद्वान इसको जो है 1916 से 36 तक की विचारधारा भी मानते हैं। लेकिन 1936 में आपको मैं एक फैक्ट और बता देती हूँ, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी की गई थी, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि प्रगतिवाद विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रगतिवाद जो ये कृति पूछी गई है, ये एक आलोचना ग्रंथ पूछा गया है। ये धारा से संबंधित प्रश्न नहीं था, ये आलोचना ग्रंथ से संबंधित प्रश्न था। शिवदान सिंह चौहान द्वारा 1964 ईस्वी में इसको लिखा गया था। चलिए, साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। देखिए विद्यार्थियों, साकेत, सबसे पहले तो अगर आपको ये पता है कि साकेत किसकी रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो हमारे राष्ट्र कवि भी माने जाते हैं। तो यदि आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हैं तो मैथिली शरण गुप्त ने केवल 2 ही भाषाओं में अपनी रचनाएं रची हैं, खड़ी बोली में और ब्रज में। लेकिन साकेत उनका जो है खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य माना जाता है। और साकेत जो है उर्मिला और लक्ष्मण की कहानी है, जिसमें बहुत सारे लेखकों द्वारा उर्मिला को उपेक्षित किया गया था। उर्मिला के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। तो हमारे मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के त्याग को भी दिखाया है, और उनके ही इस
राम और लक्ष्मण और उर्मिला की प्रेम कथा को इसमें दिखाया गया। साकेत इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सब इसको ध्यान रखेंगे। और ये मैथिलीशरण गुप्त का है। अगला क्वेश्चन है, माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है? ये देखिए, ये लक्षण ग्रंथों से इन्होंने पूछ लिया, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा है। माधुर्य गुण को किसने उक्ति, तो ये इसका आंसर राइट आंसर होगा आचार्य वामन। आचार्य वामन ने, मैं आप लोगों को बता दूं, वैदर्भी, गौड़ी और रीति, 3 रीतियां हैं जिनका उद्भव वामन जी द्वारा किया गया था। और माधुर्य गुण जो है गौड़ी रीति के अंतर्गत ही आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। माधुर्य गुण का जो समावेश है वो गौड़ी रीति के अंतर्गत ही आता है, और वामन ने गौड़ी रीति को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इसलिए उन्होंने इसको उक्ति वैचित्र्य कहा है कि अपनी उक्तियों को विचित्र तरीके से प्रस्तुत करने वाला गुण यदि कोई है तो वो माधुर्य गुण है। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था, चिदम्बरा पर बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और मेरे द्वारा भी पहले कई बार उपलब्ध करवाया गया। चिदम्बरा पर उनको मिला था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस वर्ष उनको ये चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर दीजिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है आप लोगों से इसका ईयर पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था। तो देखिए, गुलेरी जी द्वारा जो संपादित पत्र था वो था समालोचक, जो कि 1902 ईस्वी में ये अपने आज़ादी से पहले का समाचार पत्र था और ये इन्होंने जयपुर से निकाला था, ये भी आपको याद रखना है। और ये कैसा पत्र था? मासिक पत्र था, महीने में एक बार ये निकालते थे। गुलेरी जी हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनकी जो एक कहानी है उसने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। 1915 ईस्वी में इन्होंने इस कहानी को लिखा था। उसने कहा था, ये एक लहना सिंह की प्रेम कथा है, जो है अपनी प्रेमिका से विवाह नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने कुछ वचनों को निभाया, तो उसने कहा था, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। किसे हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है? देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का आप लोगों को मैं बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर होगा। पहले तो आप ये जान लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले जितनी भी रचनाएं लिखी जाती थी, या तो वो अवधी भाषा में लिखी जाती थी या फिर ब्रज भाषा में। ऐसा नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी बहुत सारी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में लिखी हैं। लेकिन यदि हिंदी में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, या हम कह सकते हैं कि हिंदी जो प्रॉपर भाषा में आने लगी है, तो वो भारतेंदु युग से आने लगी है। और भारतेंदु युग कब शुरू होता है? 1857 से लगभग 1900 के बीच में भारतेंदु युग शुरू होता है। भारतेंदु इतने महत्वपूर्ण कवि थे कि पूरा एक युग उनके नाम पर पड़ गया। पूरा एक युग जो है भारतेंदु युग उसको हम बोलते हैं। 1857 से जो प्रारंभ होता है उनके नाम पर उसको जाना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और बहुत सारी आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। तो उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां आप लोग याद रख लीजिए। और बहुत सारे नाटक ऐसे हैं, जैसे उनका अंधेर नगरी नाटक है, उसमें उन्होंने खुद उसमें अभिनय भी किया था। तो अंधेर नगरी नाटक इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जीवनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब मुश्किल प्रश्न था। जिसने थोड़ा बहुत जीवनियों के बारे में पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा। इसका राइट आंसर है स्मृति के झोंके में। स्मृति के झरोखे में, स्मृति के झरोखे में ये जो है बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखा गया जीवनी ग्रंथ है। और ये इन्होंने हिंदी में एक साहित्यकार रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध, भारत भूषण अग्रवाल। याद रखना है विद्यार्थियों, भारत भूषण अग्रवाल, उनकी जीवनी पर इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है, बिंदु अग्रवाल। ठीक है, वे दिन वे लोग निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा का ये क्या है? आपका उपन्यास है। याद रखना है, वे दिन वे लोग कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार हैं, इसके हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी एकांकी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 1930 में एक बादल की मृत्यु एकांकी भी लिखी है। और बादल की मृत्यु जो एकांकी है, इन्होंने पहली बार उसमें पाश्चात्य रंगमंच के गुणों का समावेश किया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए, देश विदेश समास का उदाहरण, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। देश विदेश किसका होगा? ये द्वंद्व समास का होगा, जिसमें एक शब्द के साथ उसका विपरीत शब्द भी दिया जाता है। जैसे देश का विपरीत यहाँ पर विदेश दिया गया है, और साथ में बीच में यहाँ पर डैश भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है?
द्वंद्व समास होता है। कभी भी आपको द्वंद्व समास के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखें कि उसका विपरीत शब्द हमेशा उसके साथ में दिया होगा। तो जैसे देश का विपरीत यहाँ पर विदेश दिया गया है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास की विशेषता बता देती हूँ। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दो पदों को मिलाकर तीसरे पद का कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। जैसे मैंने बोला लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। एक तरीके से भगवानों के जितने भी नाम आते हैं वो बहुब्रीहि समास में रखिए। द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें संख्याएं होती है, जिसको गिना जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ 10 विद्यार्थी, तो 10 विद्यार्थी जो है किसका उदाहरण हो जाएगा? द्विगु समास का हो जाएगा, क्योंकि हम 10 विद्यार्थियों को यहाँ पर गिन सकते हैं। जैसे मैं एक बोलूँ चौराहा, 4 राहों का समाहार, तो चौराहा मतलब हम गिन सकते हैं, 4 रास्ते वहाँ पर काट रहे होंगे, तो 4 राहों का समाहार वहाँ पर होगा द्विगु समास। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा विशेषता याद रखोगे तो आपको समास जो है अच्छे से ट्रिक से याद हो जाएंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पद्मावत पर फिल्म भी बन चुकी है, यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए। पद्मावत पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। आचार्य रामचंद्र, ये पद्मावत किसकी लिखी हुई है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई रचना है। दूसरी बात, यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में इस पद्मावत की रचना की गई है। कमेंट बॉक्स में बताइए पद्मावत की रचना कब लिखी गई है। पद्मावत में लगभग 15 सर्ग हैं और आप मुझे इसका ईयर बताएंगे कब लिखे गए। इससे आपका भी थोड़ा सा फैक्ट तैयार होंगे। आंसर देने से हमेशा हम भी दिमाग में अपनी कसरत करते हैं। तो ये किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। समासोक्ति, समासोक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है? उनमें लौकिक गुण, साथ में लौकिक गुण मतलब इस लोक के गुण, और साथ में ईश्वरीय गुण, उन दोनों का समावेश पद्मावत में है, इसलिए इसको समासोक्ति बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा से संबंधित है। काशिका बोला गया है बनारस की, बनारस के आसपास की क्षेत्र की जो बोली होती है उसको काशिका भी बोला जाता है। और ये आर्य समूह की, आर्य भाषा परिवार समूह की हमारी बोली है। ठीक है, सूर सागर की रचना का इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सूरदास, इसका जो आंसर होगा वो राइट होगा सूरदास। तो देखिए सूरसागर में क्या प्रसिद्ध रहा है? सूरसागर का ईयर मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोग भी सूरसागर से संबंधित आसपास की और भी चीज़ें आप जान जाएंगे। सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास। इसमें का फेमस रहा है इनका भ्रमर गीत। आप लोगों ने 10th या 12th में उसको पढ़ा होगा, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। तो ये क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि आप लोगों से भ्रमर गीत भी पूछा जा सकता है। भ्रमर गीत किसकी बेसिकली उसमें बात है? उद्धव शतक और गोपियों के प्रेम कथा को बताया गया। जब उद्धव गोपियों के सामने योग का संदेश देने जाता है तो गोपियां उस योग संदेश को लेने से इनकार कर देती हैं और उल्टा उद्धव को ही उल्टा सीधा सुनाकर वापिस श्री कृष्ण के पास भेज देती है। तो ये जो भ्रमर गीत संवाद है ये सूरसागर से ही लिया गया है, जो कि सूरदास द्वारा लिखा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है वात्सल्य के सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य हिंदी में एक रस होता है। आप आसपास की चीज़ें भी तैयार करेंगे तो आपको थोड़ा सा हिंदी में इंटरेस्ट भी आएगा और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी आपकी प्रिपरेशन यानी तैयारी आपकी अच्छी होती रहेगी। वात्सल्य रस का सम्राट एक वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का सम्राट आपसे पूछा जा सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपने यदि कोई डायरी बनाई है तो वहाँ नोट कर लीजिए। वात्सल्य रस का सम्राट भी सूरदास को बोला जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा कवि है जो वात्सल्य रस का कोना कोना झांक कर आ गए थे, तो वो भी सूरदास के बारे में ही बोली गई पंक्ति है। क्योंकि वात्सल्य रस इन्होंने माँ के ममता का हृदय जो है बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया है। इन्होंने सूरसागर में या इस भ्रमर गीत में यशोदा माता के भावों को, गोपियों के भावों को बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया, इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी बोला जाता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, यहाँ पे शब्द आया है विकृत होकर हिंदी में आए हैं, डैश कहलाते हैं। देखिए जो सीधे संस्कृत से एज इट इज लिए जाते हैं उनको बोला जाता है तत्सम, लेकिन जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर मतलब उनका रूप जो है बदल गया है उनको बोला जाएगा तद्भव। ये आपको याद रखना है। और विदेशी तो आप समझ ही गए, जो ना संस्कृत के हैं ना हिंदी के हैं, वो अन्य भाषाओं से
लिए गए शब्द हैं। जैसे चाय जो है ना संस्कृत का है ना प्राकृत का है, वो चीनी भाषा का शब्द है चाय, तो वो विदेशी शब्द माना जाएगा। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। वाक्य के कितने भाग होते हैं? विद्यार्थी आप लोगों ने वाक्य के भेद पढ़ा होगा, लेकिन वाक्य के भाग यहाँ पर आपके पेपर में पूछा गया था भाग। तो वाक्य के जो भाग होते हैं वो 2 भाग होते हैं। इसमें भी बता देती हूँ कैसे। एक रचना के आधार पर होता है और दूसरा अर्थ के आधार पर होता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है भाग तो आप लगाएंगे 2, लेकिन आपसे पूछा जाता है वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 भेद कौन कौन से होंगे? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और जो है अर्थ, अभी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं आगे आपको इसके बारे में नहीं बता सकती। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और चलिए, आप लोगों को आई थिंक सो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन आप लोगों को कुछ क्लियर किए गए होंगे मेरे द्वारा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव आप दे सकते हैं वीडियो में। तो चलिए, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, और आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद।